दुनिया में हादसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताऊंगा जिसे जानबूझकर किया गया था। एक पायलट ने एरोप्लेन को फुल स्पीड में आसमान से जमीन पर गिरा दिया था। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि जब एरोप्लेन आसमान से फुल स्पीड में जमीन पर गिरा तब प्लेन में बैठे लोगों का और उस प्लेन का क्या हाल हुआ होगा। जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ वो घटना रियल में घट चुकी है नामीबिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्लेन में दो पायलट होते हैं, इस प्लेन में भी दो पायलट थे। जब कम अनुभव वाला पायलट टॉयलेट में गया तब मेन पायलट ने कॉकपिट के डोर का पासवर्ड बदलकर डोर लॉक कर दिया, जिसके चलते कम अनुभव वाला पायलट कॉकपिट के अंदर आ ही नहीं पाया, यानी वो बाहर ही दरवाजा खटखटाते रह गया। और इधर मेन पायलट ने कर दिया बहुत बड़ा कांड, साला खुद तो मर गया साथ ही साथ दूसरों को भी लेकर चला गया। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेन पायलट ने विमान जमीन पर क्यों गिरा दिया, प्लेन के गिरने के बाद कितने लोगों की मौत हुई, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद जांचकर्ता हैरान क्यों हो गए, और जानते हैं कि इस हादसे में कोई जिंदा बच पाया या नहीं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि आपके 10-11 मिनट बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। ये बात है नवंबर 29, 2013 की। LAM 470 नाम का प्लेन मोजाम्बिक के मापुटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। 49 साल के हर्मिनियो डस सैंटोस फर्नांडिस लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 की कमान संभालते हैं, जो कि एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक रहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर 24 साल का रहता है और ये उसके करियर की शुरुआत रहती है। ये फ्लाइट एंगोला के लुआंडा के लिए रवाना हुई है। वहाँ पहुँचने के लिए इस फ्लाइट को साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना के ऊपर से उड़ान भरना होगा। इस उड़ान में टोटल 4 घंटे लगने वाले थे। टेक ऑफ के 45 मिनट बाद विमान बोट्सवाना के ऊपर हवाई क्षेत्र को पार करता है। प्लेन का पायलट गैब्रोन एयर कंट्रोल सेंटर में चेक इन करता है। अगर कोई एक देश में उड़ान भर रहा हो या एक से ज्यादा देशों में तो उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। आमतौर पर लंबी दूरी की उड़ानों में कम से कम 3 या 4 एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरियाज हो सकते हैं, जहां विमान को उन्हें सूचना देनी पड़ती है। पायलट बोट्सवाना और एंगोला के बीच की सीमा पर पड़ने वाले नेविगेशनल पॉइंट पर पहुंचकर चेक इन करने की जानकारी देते हैं। वे कहते हैं कि वे 1 घंटे में एग्रेम में पहुंच जाएंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। गैब्रोन को लैम 470 से बात किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब फ्लाइट एंगोला पहुंचने ही वाली होगी, इसीलिए गैब्रोन कंट्रोलर चालक दल को उनका अगला निर्देश देते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अगले 5 मिनट में गैब्रोन कंट्रोलर एंगोला के लुआंडा कंट्रोलर से ये जानने के लिए संपर्क करते हैं कि क्या उनका विमान 470 चालक दल से कोई संपर्क हुआ। जवाब आता है नहीं। विमान के पहुंचने का अनुमानित समय 5 मिनट पहले का था। विमान ने ना ही गैब्रोन कंट्रोलर से संपर्क किया और ना ही लुआंडा कंट्रोलर से। दोनों कंट्रोलरों को समझ में नहीं आ रहा था कि विमान गया कहाँ। विमान के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से कोई आपदा सूचना या संकेत नहीं मिला। तीनों देशों की जांच एजेंसियां जहां विमान के मिलने की सूचना मिल सकती थी, बोट्सवाना, एंगोला और नामीबिया। तीनों देशों के जांचकर्ताओं ने अपने रिकॉर्ड किए गए राडार सिग्नल्स को जांचा ताकि उन्हें लापता विमान 470 मिल पाए। कुछ देर बाद नामीबियन जांचकर्ताओं को विमान का सुराग मिल गया। डेटा से जांचकर्ताओं को पता चला कि विमान सामान्य तौर पर 38,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। फिर वो दुगनी तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगा और अंत में जमीन से जाकर भिड़ गया। जांचकर्ताओं को लगा कि विमान या तो लैंड करने की कोशिश कर रहा था या उसमें कोई खराबी थी, इसीलिए वो क्रैश हो गया। लैम 470 के नीचे की ओर बढ़ने से लेकर उसके राडार से गायब होने के बीच 6 मिनट का समय था। पायलटों के पास इतना समय आपातकालीन कॉल करने के लिए काफी था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 को ढूंढने के लिए खोज और बचाव दल को तैनात कर दिया गया। सबसे पहले विमान के मलबे को नामीबिया से कुछ दूर स्थित बॉब वाता नेशनल पार्क के रेंजर्स ने देखा। प्लेन में बैठा हर एक शख्स
मारा जा चुका था। यानी प्लेन में बैठे 27 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। अब जांचकर्ताओं को ये पता लगाना था कि हादसा वास्तव में हुआ कैसे। इस हादसे की जांच के लिए नामीबिया के DAAI के जांचकर्ता को इंचार्ज बनाया गया। विमान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। घटना स्थल पर विमान के सारे मलबे को देखने के बाद और 2 इंजन जो जमीन से एक साथ टकराए थे उनके टकराने से बने गड्ढों को देखने के बाद और उन गड्ढों के बीच की दूरी मापने के बाद जांचकर्ता समझ गए कि विमान जमीन से किस तरह आकर टकराया। जांचकर्ताओं को लगा कि विमान ने लैंडिंग करने की कोशिश की होगी, इसीलिए उन्होंने विमान के लैंडिंग गियर यानी विमान के टायर्स को भी देखा जो ना ही फटे थे और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा था। यानी विमान ने लैंडिंग करने की कोशिश की ही नहीं थी। जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि जब पायलट लैंडिंग कर ही नहीं रहे थे तो वे आसमान से जमीन की ओर इतनी स्पीड में क्यों आए। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए सही में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जिसे काफी नुकसान पहुंचा था। ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भेजने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए अमेरिकन NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी शामिल हो जाता है। NTSB ने एक अनुभवी जांचकर्ता डेनिस जोन्स को नामीबिया भेजा, जो कि 1996 से पूरे अफ्रीका में हवाई दुर्घटनाओं की जांच कर रहे हैं। जांचकर्ताओं ने प्लेन के बॉडी पार्ट्स को देखकर पता लगा लिया कि प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन में आग जमीन से टकराने के बाद लगी थी। उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जब प्लेन जमीन से टकराया तब प्लेन पर पायलट का पूरी तरह से नियंत्रण था। जांचकर्ता फिर एक बार इसी उलझन में पड़ गए कि जब प्लेन पर पायलट का पूरा नियंत्रण था तो फिर ये दुर्घटना हुई क्यों। विमान 1 साल पहले ही नया खरीदा गया था। उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। विमान में ऐसी कोई खराबी नहीं थी जिसे हाल ही में ठीक किया गया हो। घटना के 1 दिन पहले विमान की पूरी तरह से जांच भी कर ली गई थी। जमीन से टकराने के पहले दोनों इंजन अच्छे से काम कर रहे थे। 7 दिन बीत चुके थे और कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि विमान में कोई खराबी थी, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी हालत में था। किसी मशीनी खराबी का सबूत न मिलने पर जांचकर्ताओं ने अपना ध्यान बाहरी संभावनाओं पर लगाया। उन्होंने दुर्घटना वाले दिन की मौसम संबंधी जांच की, लेकिन मौसम से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि मौसम की वजह से ये दुर्घटना हुई है। मशीनी और मौसमी दोनों संभावनाओं में दुर्घटना का कोई कारण नहीं मिला, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने दोनों पायलटों के रिकॉर्ड्स चेक किए। मेन पायलट को 9000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 घंटे का। हेल्थ से रिलेटेड भी पायलटों को कोई समस्या नहीं थी। जिसके बाद जांचकर्ताओं के पास अब एक आखिरी रास्ता बचा था इस रहस्यमय घटना को सुलझाने के लिए। दुर्घटना के 2 हफ्ते बाद आखिरकार फ्लाइट डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स जांच के लिए वॉशिंगटन DC लाए गए। सारे जांचकर्ता ये जानने के लिए बेचैन थे कि रिकॉर्डर्स यानी ब्लैक बॉक्स से उन्हें क्या जानकारी मिलेगी। रिकॉर्डिंग से जांचकर्ताओं को पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर टॉयलेट जा चुका है। 30 सेकेंड्स तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन 1 मिनट बीत जाने के बाद डोर के खटखटाने की आवाजें आने लगती है, लेकिन जवाब कोई भी नहीं देता। उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये बाहर से सिर्फ एक कोड के जरिए ही खुलता है, लेकिन ये कोड से भी नहीं खुल रहा था और कैप्टन भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी कॉकपिट से एक अलार्म सुनाई देता है, हाई स्पीड टेरेन पुल अप। जांचकर्ता इन आवाजों को सुनकर समझ जाते हैं कि अब प्लेन जमीन तक पहुंच चुका है और फिर वो जमीन से टकराते ही तहस नहस हो जाता है। यहाँ जांचकर्ताओं के सामने और एक सवाल आकर खड़ा हो गया कि कैप्टन ने कॉकपिट का दरवाजा लॉक क्यों कर दिया था। जिसके बाद जांचकर्ता कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनते हैं। वे कैप्टन की सांस लेने की आवाज को भी सुन रहे थे। तभी उन्हें और एक आवाज सुनाई दी मशीन ऑपरेट करने की, यानी कैप्टन किसी बटन को घुमा रहे थे और उनके हिलने डुलने की भी आवाजें आ रही थी। इतना सब सुनने के बाद जांचकर्ताओं को इतना तो पता चल चुका था कि कैप्टन द्वारा कोई सोची समझी कार्रवाई की
जा रही है। यानी कैप्टन जानबूझकर खुद के साथ साथ प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। जांचकर्ता इस बात से हैरान थे कि आखिरकार कैप्टन ने ऐसा क्यों किया। क्या उसने 38,000 फुट पर उड़ रहे विमान को जमीन पर लाकर गिरा दिया। जब जांचकर्ताओं ने कैप्टन की निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि उनके मेडिकल और प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी दौरान जांचकर्ताओं को उनकी निजी जिंदगी की एक अहम बात पता चली। कैप्टन उनकी पत्नी से 10 साल से अलग थे। इसके बावजूद भी उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। उनकी सबसे छोटी बेटी की हार्ट सर्जरी हुई थी। सिर्फ यही बात उनके टूटने का कारण नहीं थी। 1 साल पहले कैप्टन के बेटे की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कैप्टन के बेटे ने आत्महत्या की थी। जिस दिन कैप्टन ने प्लेन क्रैश किया उस दिन उसके बेटे को मरे पूरा 1 साल हो चुका था। यानी कैप्टन ने उसी डेट को प्लेन क्रैश किया जिस डेट पर उसके बेटे की जान गई थी। तो प्लेन क्रैश करने के पीछे का कारण ये था। अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।